student. कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट लेजिस्लेशन पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 जो पढ़ा था, जिसमें हमने जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, एनवायरमेंटल एक्ट के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में हम पढ़ रहे हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट, कि वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करना है। वो एक्ट जो है 1972 में जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। और इसमें कहता है कि जितने भी हमारे जो इंडिया में 104 नेशनल पार्क्स हैं, 151 सेंचुरीज़ हैं, 86 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, 11 बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया के अंदर, उनको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, लॉ फ्रेमवर्क जो है वो इसके अंदर आता है, जिसको हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बोलते हैं। इस एक्ट में कहता है 7 चैप्टर हैं, 66 सेक्शन है और 6 शेड्यूल हैं, और जिसका मेन फंक्शन हमारी वाइल्ड लाइफ को किसी तरह से बचाना है। उनकी जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो प्रोटेक्ट करनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं वो लगातार जो है उसमें लॉस होता दिखाई दे रहा है। तो कहता है इस एक्ट में जो प्रोटेक्शन के लिए, डिफरेंट स्पीसीज़ की प्रोटेक्शन के लिए हर एक शेड्यूल में अलग अलग जो है वो स्पेसिफिकेशन दी गई थी। जैसे शेड्यूल 1 और 2 था, जिसमें कहा गया था कि जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, ठीक है, वो कहता है रिग्रेस प्रोटेक्शन उनको डिज़र्व करते हैं, वो कि वो बहुत ज़्यादा उनकी जो है पॉपुलेशन ख़त्म होने की कगार पर आ चुकी है, तो उनको कैसे बचाना है। और कहता है अगर कोई इन रूल को ब्रीच करता है, तोड़ता है, तो उसको सीरियस पनिशमेंट भी देना। एक बहुत फेमस केस है जो आपने भी सुना होगा, सलमान खान को जो है सेंटेंस किया गया था 5 ईयर की प्रिजन के लिए फॉर हंटिंग ए ब्लैक बक, ठीक है। शेड्यूल 3 और 4 जो है वो ऐसी उन स्पीसीज़ को प्रोटेक्शन देते हैं जो कि अभी एंडेंजर्ड नहीं हैं, लेकिन वो आ सकती हैं एंडेंजर। अगर उनको प्रोटेक्शन जो है हम नहीं देंगे तो उसमें प्रोटेक्शन एंड पनिशमेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा रिग्रेस हैं। शेड्यूल 5 जो है वो कहता है डिलिनेट करता है एनिमल स्पीसीज़ को दैट कैन बी हंटेड, जिनका हम शिकार कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ रूल्स हैं वो बनाए जाते हैं कि उनकी हंटिंग जो है वो कितनी, कब तक की जा सकती है, किस समय में की जा सकती है, किस सीज़न में की सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो हैं उसमें, जैसे डियर हैं, डक हैं, ठीक। शेड्यूल 6 जो है वो कहता है कवर करता है प्रोटेक्शन एंड ट्रेड, जितने भी हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, एग्रीकल्चर स्पीसीज़ है प्लांट की, उनको प्रोटेक्शन देना है। तो डिफरेंट शेड्यूल में हमने देखा डिफरेंट जो है स्पेसिफिकेशन दिखाई हुई है। और ये कहता है स्पेल द रूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, और उसमें भी दैट विल बी मार्क्ड आउट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि प्रोटेक्टेड एरिया जो हैं वो बना दिए जाते हैं डिफरेंट टाइप के। और फिर आपने देखा होगा जैसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनमें क्या है, जोन बन जाते हैं कि पर्टिकुलर बफर जोन है, ये कोर जोन है, ठीक है। तो इस तरह से जोन बना देते हैं ताकि वहाँ पर अगर कंट्रोल करना है तो किस लेवल का करना है। कोर जोन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया होता है, ठीक है। और उसमें कहता है ट्रेड और कॉमर्स है, चाहे वाइल्ड एनिमल है, उनको कैसे, उनकी कितना ट्रेड कर सकते हैं, और प्रोहिबिशन है तो कितनी है, ये सब जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। फिर कहता है ये भी कहा गया है वाइल्ड लाइफ एक्ट में कि हर एक वाइल्ड एनिमल जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और कोई भी बिना लाइसेंस के, गवर्नमेंट्स के बिना लाइसेंस के उनकी हंटिंग नहीं कर सकता, और उनका पोजेशन जो है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ के पार्ट ही क्यों ना हो। मान लो कोई एनिमल के, जैसे तुम देखते हो ना हाथी के टीथ हैं, स्किन्स हैं, ठीक है, तो वो उनको पोजेशन भी नहीं ले सकता जब तक कि उनको गवर्नमेंट से लाइसेंस ना मिले। और कहता है डिफरेंट टाइप ऑफ पनिशमेंट फॉर डिफरेंट ऑफेंसेस,
कि कैसा उन्होंने ऑफेंस किया है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो पनिशमेंट भी डिसाइड करता है। फिर आता है फॉरेस्ट एक्ट 1980, जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो हमारा नेचुरल हैबिटेट है, हम प्लांट्स और एनिमल का हमारे इन्वायरमेंट को क्लियर करता है, बफरिंग का काम करता है, तो उसकी प्रोटेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है। तो 25 अक्टूबर 1980 को जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है कम इनटू फोर्स, और ये एक्ट जो है प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर एंड दे मेंटेन द होल इकोसिस्टम एंड वाटर साइकिल ऑफ द अर्थ। और ये कहता है इसका जो एम है वो है कि फॉरेस्ट को कैसे रीजनरेट किया जाए, कि कैसे और प्लांटेशन कर कर प्लांट की जो फॉरेस्ट की ग्रोथ को जो है वो बढ़ाया जाए। इसके अलावा कहता है इकोलॉजी एंड प्रिजर्व द फॉरेस्ट ऑफ आवर कंट्री, कि हमें इकोलॉजी को मेंटेन रखना है। हमने देखा कि फॉरेस्ट जो है वो बफरिंग का काम करते हैं, चाहे वो वाटर सिस्टम है, चाहे एयर है, चाहे सॉइल है, सबको जो है वो होल्ड करके रखते हैं। तो इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए हमें फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है। और फॉरेस्ट को नए फॉरेस्ट को बनाना, एफॉरेस्टेशन करना, ठीक है, प्लांटिंग ट्री इंक्रीज फॉरेस्ट ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। कहते हैं फॉरेस्ट को बचाना मतलब कि उसके फ्लोरा फोना और उसकी जो डाइवर्स इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स को बचाना है। और कहता है प्रोटेक्शन में कहता है इंटीग्रिटी को भी प्रोटेक्ट करना है, टेरिटरीज हैं, इंडिविजुअलिटी ऑफ द फॉरेस्ट। आप देखते हैं कि फॉरेस्ट की अपनी एक इंटीग्रिटी होती है, एक टेरिटरी होती है, ठीक है, उन सब को भी बचाना। फॉरेस्ट जो है प्रोटेक्ट करेंगे तो हमें डिफॉरेस्टेशन को भी रोकना पड़ेगा, ठीक है, तो जिसके कारण क्या है, लैंड पोल्यूशन को हम रोक सकते हैं, ठीक है, और आपको पता है लैंड नहीं है तो एग्रीकल्चर नहीं है, ठीक है। टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी, हमने बताया फॉरेस्ट जो है हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, तो हैबिटेट अगर नहीं रहेगा तो एनिमल नहीं रहेंगे, एनिमल नहीं रहेंगे तो हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो लूज हो जाएगी। तो फॉरेस्ट की कंजर्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। हमें ये भी देखना है कि फॉरेस्ट को काट कर हम एग्रीकल्चर लैंड में ना उसको कन्वर्ट कर दें या ग्रेजिंग लैंड बना दें या वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दें, रेजिडेंशियल एरिया बना दें, इंडस्ट्रीज़ बना दें, उस चीज़ों को भी हमें रोकना है। और ये कहता है MOEF का जो हमारी क्लाइमेट चेंज है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये कहते हैं स्पेशल प्रोजेक्ट था उनका फॉरेस्ट एरिया के अंदर, जिसमें उन्होंने अर्बन फॉरेस्ट, स्कूल नर्सरी, एग्रो फॉरेस्ट्री, वाटर एंड फोडर जो है ऑगमेंटेशन के बारे में बताया गया था। फिर आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। अब ये एक्ट कहता है 2002 में इनेक्टेड किया गया था, जिसका एम था कि जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना, उनको मैनेज करना ताकि उनका सस्टेनेबल यूज़ कर सकें, एनेबलिंग फेयर एंड एक्वेट शेयरिंग बेनिफिट राइजिंग आउट ऑफ यूज़ एंड नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स। जितने भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनका हम यूज़ ऐसे करें कि सभी को उनका बेनिफिट मिल सके। और ये एक्ट जो है प्रोहिबिट करता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ को, ठीक है, जिसमें कि पहले अगर भी कोई एक्टिविटी आपने करनी है तो पहले आपको अप्रूवल लेनी होगी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से, कि कोई भी पर्सन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कि एनी बायोलॉजिकल रिसोर्स अकरिंग इन इंडिया फॉर इट्स रिसर्च एंड कमर्शियल यूटिलाइजेशन, उसको पहले परमिशन लेनी होगी अपने रिसर्च के लिए, कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए। और कहता है ट्रांसफ़र ऑफ द रिजल्ट ऑफ एनी रिसर्च, कहता है जो भी आपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के ऊपर रिसर्च की है या रिजल्ट आपके सामने आए हैं, वो कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है देने होंगे। फिर कहता है कि क्लेम
ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, उसने रिसर्च की, उसमें कोई इन्वेंशन की है, वो भी कहता है बायोलॉजिकल रिसोर्स का जो यूज़ किया गया था वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। तो ठीक है, द एक्ट इनमें से 3-tier स्ट्रक्चर टू रेगुलेट द एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्स। किसी भी बायोलॉजिकल रिसोर्स को कहता है कि अगर आपने एक्सेस करना है तो एक रेगुलेटरी कमेटी हमारी रिसोर्सेज हैं, जैसे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स हैं, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी हैं एट लोकल लेवल। तो डिफरेंट लेवल के ऊपर जो है वो बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी काम कर रही हैं, और वो एक्ट जो है वो प्रोवाइड स्पेशल फंड एंड बजट फॉर कैरी आउट रिसर्च प्रोजेक्ट डीलिंग विद बायोलॉजिकल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। इसी एक्ट के अंदर आप देखेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के साथ कंसल्ट करके थ्रेटन्ड स्पीसीज को नोटिफाई करती है और प्रोहिबिट और रेगुलेट देयर कलेक्शंस, रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन। ठीक है, और डेजिग्नेट इंस्टीट्यूट एज रिपोजिटरी फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स। अब आप देखो इस एक्ट में वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करती हैं, वो थ्रेटन्ड स्पीसीज को भी नोटिफाई करती हैं कि कौन सी स्पीसीज थ्रेटन्ड हो चुकी हैं, उनको कैसे रेगुलेट करना है, ठीक है, उनकी कलेक्शन, फिर उनको रिहेबिलिटेट करना। अब देखिए हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में डिफरेंट एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं जो बहुत एंडेंजर्ड हैं, वुल्नरेबल हैं, ठीक है, इस तरह की कंडीशन में तो उनको ये सब जो है वो नोटिफाई करते हैं। और कहता है इंस्टीट्यूट तैयार किए जाते हैं जहाँ पर लेबोरेटरीज होती हैं, जहाँ पर उनका जो है रिसोर्सेज के, चाहे वो जीन बैंक हैं, चाहे वो सीड बैंक हैं, उनको जो है रखा जाता है। और ये कहता है एक्ट जो है ऑल ऑफेंस जो है वो कॉग्निजिबल और नॉन बेलेबल होते हैं। ठीक है, और एनी ग्रीवेंसेस कहता है कि किसी तरह की कोई ग्रीवेंसेस हैं जिसमें चाहे बेनिफिट शेयरिंग है, वो ऑर्डर ऑफ चाहे नेशनल बायोडाइवर्सिटी ऑर्डर का है या स्टेट बायोडाइवर्सिटी का है या किसी लोकल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का है, तो वो सब जो है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास जाकर सॉल्व किए जा सकते हैं। अब ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है क्या? NGT एक्ट है। ये कहता है 18 अक्टूबर 2010 के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। इसको हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के नाम से भी जानते हैं। और ये कहता है बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केस, मतलब कि जितने भी केसेस हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो सब जो है यहाँ पर इफ़ेक्टिव वे से और बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में सोल्व किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, और जो भी हमारे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन है और उनको गिविंग रिलीफ एंड कंपनसेशन फॉर द डैमेज टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी। और किसी की अगर पर्सन की प्रॉपर्टी या पर्सन की डैमेज हुई है, प्रॉपर्टी की डैमेज हुई है, तो उसके कंपनसेशन में रिलीफ भी देते हैं। इट इज़ स्टैंडर्ड स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो कि इक्विप्ड विद नेसेसरी एक्सपर्टाइज टू हैंडल इन्वायरमेंट। कहते हैं जितने भी इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी इश्यूज़ हैं, चाहे हम वाटर एक्ट हैं, वाटर से रिलेटेड, एयर से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से, या हम कह रहे हैं कि हमारे फॉरेस्ट से या इंडस्ट्री से, ये सब जो हैं इशू जो हैं जिसमें कहता है कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट इन्वॉल्व है, उन सब को कहता है कि बहुत स्पेशल एक्सपर्ट जो है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उनके द्वारा जो है ये हैंडल किए जाते हैं। और ये ट्रिब्यूनल में कहता है बाउंडेड बाय प्रोसीजर, इसमें कहता है कि जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के जो कोड हैं उनको भी लागू किया गया है, बट शैल बी गार्डेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। कहता है वो ही सारे रूल नहीं, उनके ऊपर भी अगर लगता है तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल भी जो है वो फॉलो किए जाते हैं। और ये कहता है ये डेडिकेट जुरिडिक्शन ऑफ इन एनवायरनमेंट मैटर,
शेल प्रोवाइड स्पीडी इन्वायरमेंटल जस्टिस, कहता है कि ताकि न्याय जो है वो समय पर और सही मिले। और इससे क्या होता है कि जब हम इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो हमारे इश्यूज हैं उनको हम ट्रिब्यूनल में सॉल्व करेंगे तो हमारे जो हाई कोर्ट के वर्कलोड है वो कम हो जाएगा। ठीक है, उनका ये भी एक पर्पस था। और ट्रिब्यूनल जो होते हैं मैंडेट हैं, उनको कहा गया है कि कोशिश से जो है वो जल्दी करें। एप्लीकेंट जो भी एपिलिएट है, जिसने भी अपील की है किसी तरह की, उसका जो केस है वो डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए विद इन 6 मंथ ऑफ फाइलिंग। ठीक है, जिस दिन वो केस कोई डालता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसको सॉल्व करना मैंडेटरी है। ठीक है, अब कहता है पहले तो सिटिंग एक ही जगह दी जाती थी, फिर उनको लगा केसेस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो केसेस हैं वो ज़्यादा हो गए, तो उन्होंने क्या किया, सिटिंग जो है वो अरेंज कर दी। दिल्ली में जो है उसको प्रिंसिपल प्लेस बना दिया गया। फिर कहता है उसके अलावा जो हमारा भोपाल है, पूना, कोलकाता, चेन्नई, उनको कहता है 4 ये ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर सिटिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल जो है वो इस्टेब्लिश कर दिए गए, जगह बना दी गई जहाँ पर इन्वायरमेंट रिलेटेड केस जो हैं वो सोल्व किए जाते हैं। अब कहता है इस जो हमारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसमें आप कंपोजिशन को देखेंगे तो उसमें जो चेयरपर्सन होता है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। ठीक है, और 10 जुडिशली मेंबर होते हैं, वो भी सब हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। और 10 एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं जो अदर फील्ड्स से हो सकते हैं। फिर है कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन। अब ये कहता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इशू कोस्टल रेगुलेशन जोन। उन्होंने क्या कहा कि कोस्टल एरिया की भी अपनी प्रॉब्लम है, बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर आ जाते हैं वहाँ पर, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो उनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि वहाँ पर एक रेगुलेशन जोन बना दिया जाए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है वो उसको टैकल करती है। और ये जनवरी 6, 2011 में बनाया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था टू इंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी टू द फिशिंग कम्युनिटी। जो फिशिंग कम्युनिटी है उनकी लाइवलीहुड सिक्योरिटी करना। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ कोस्टल एरिया के अंदर या लोकल कम्युनिटी हैं जो कोस्टल एरिया में रह रही हैं, उनको कंजर्व एंड प्रोटेक्ट कोस्टल स्ट्रेचेस, जो कोस्टल स्ट्रेचेस हैं उनको भी कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना। और कहता है सस्टेनेबल मैनर से कहता है उनकी प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट, और जो बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल कि कोई भी हमारा जो कोस्टल एरिया है उसकी कैसे डेवलपमेंट की जाए सस्टेनेबल मैनर से ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल। ये सब ऑब्जेक्टिव जो हैं इस रेगुलेशन जोन के अंदर आते हैं, जिसमें कहता है टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ डेंजर ऑफ, कहते हैं नेचुरल हजार्ड्स हैं इन द कोस्टल एरिया में, सी लेवल राइज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो इस तरह से कहता है। तो आपने देखा होगा जैसे पिक्चर में दिखा रखा है कि हाई टाइड जोन, लो टाइड जोन, और उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे सी का जो एवरेज सी लेवल है, एवरेज हाई टाइड्स हैं। ठीक है, एवरेज हाई टाइड रेंज हैं, फिर डायगोनल टाइड रेंज हैं, एवरेज लेवल ऑफ लोवेस्ट लो टाइड। ठीक है, स्प्रिंग लो टाइड, डिफरेंट टाइड जो हैं आप देखेंगे कि सीज़न के हिसाब से चेंज हो जाती हैं। तो कहता है ये जो रेगुलेटरी जोन था ये अप टू 12 नॉटिकल माइल्स जो है वो कोस्ट से, सी शोर से हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम रेगुलेटरी जोन जो है वो माना जाता है। फिर है हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशन, कि अब बहुत सारे ऐसे वेस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं हमारी लाइफ के लिए, उनको कैसे मैनेज करना। तो उसके लिए भी रेगुलेशन और रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए थे। तो पहली बार ये बताया गया था कि हजार्डस वेस्ट और अदर वेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। हजार्डस वेस्ट जो होते हैं वो सब्सटेंशियल और पोटेंशियल थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, और इन्वायरमेंट हेल्थ, वेदर अलोन, चाहे वो अकेले हैं चाहे वो इन कंटेक्ट विद अदर वेस्ट और सब्सटेंस के आते हैं। तो आप देखेंगे कि जहाँ पर वेस्ट होता है वहाँ पर एक
आप देखेंगे साइन लगा होता है, वो साइन बताता है कि वहाँ पर कैसा वेस्ट है, टॉक्सिक है, हजार्डस है, बायो हजार्ड है, ठीक है, इस तरह के, रेडिएटिव है, केमिकल टॉक्स वेस्ट है, इस तरह के उसमें लगा देने से थोड़े से हम सतर्क हो जाते हैं। फिर कहता है करैक्टरिस्टिक्स देखे जाएं तो हजार्डस वेस्ट की करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो कहता है इग्निटेबल होता है कि उसमें बहुत जल्दी फ्लेम लग जाती है, आग लग जाती है। रिएक्टिविटी है बहुत ज़्यादा, वो एक्सप्लोसिव है, रिएक्ट कर जाता है। कोरेसिव है कि दैट कैन रस्ट और डिकम्पोजिशन हो जाती है जहाँ पर। टॉक्सिसिटी हो सकता है कि जो पॉइजनस है, ठीक है। अदर वेस्ट हैं जैसे हमारे टायर हैं, पेपर वेस्ट हैं, मेटल है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, वो कहता है वो सब ऐसे रिसोर्सेज हैं, उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। और रिसोर्स की जो सप्लीमेंट टू द इंडस्ट्रीज़ को जब हम इनको रीयूज़ करेंगे तो जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज थे, वर्जिन रिसोर्सेज थे, उनके ऊपर हम उस लोड को कम कर सकते हैं। फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, तो उसमें कहता है बहुत सारे स्टेप जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं, जैसे प्रिवेंशन। सबसे पहले कि हमें प्रिवेंट करना है, रोक लेना है, हमें प्रिवेंट मतलब कि उसके जो वेस्ट है उसको नहीं होने देना है, बनाना ही नहीं है। फिर मिनिमाइज, अगर हमने किसी तरह से ऐसा कुछ कर दिया कि इंडस्ट्री लग गया, वेस्ट तो बनेगा, तो हमने उस वेस्ट को मिनिमाइज करना है। पहले तो नो हमें ऐसा इंडस्ट्रीज नहीं लगानी है, ऐसे जो है ऑपरेशन नहीं करने हैं जिसमें क्या है हजार्डस वेस्ट मिले। फिर भी लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है, नेसेसिटीज मोर, तो हमें उनको मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ कर दिया तो हमें उनको रीयूज़ करना है। रीयूज़ का मतलब हम बार बार उसी चीज़ को यूज़ करते रहें ताकि वो हमारे लिए वेस्ट ना बने, ठीक है। और फिर उसके बाद जब वो वेस्ट बनी गई है तो उसको रिसाइकिल करें। रिसाइकिल करके हम एक नया प्रोडक्ट बनाएं जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकें, ताकि और लास्ट में उसका हम सेफ डिस्पोजल करें, ठीक है। तो कुछ स्टेप हैं कि रिड्यूस करें, फिर पहले तो उसको प्रिवेंट करें, फिर उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते तो मिनिमाइज़ करें, मिनिमाइज़ कर लिया तो हम उसको रीयूज़ करें, उसको रिसाइकिल करें, उसको रिकवरी करें, ठीक है। तो ये और लास्ट में हम उसका सेफ डिस्पोजल करें। अब कहता है जब सेफ डिस्पोजल का नाम आता है तो उसका मतलब होता है कि साइंटिफिक वे से हम उसको डिस्पोज ऑफ करें, कि उनके स्टोरेज कंटेनर हैं, पैकेजिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रीटमेंट है, वो इस तरह से करें कि वो कम से कम इम्पैक्ट जो है इन्वायरमेंट के ऊपर और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर डालें। कहता है जो एसिड बैटरी हैं, स्क्रैप्स हैं, यूज्ड ऑयल, वेस्ट ऑयल, स्पेंट कैटलिस्ट, इन सब वेस्ट को टायर, पेपर, मैट जो है उनको एज ए रा मटेरियल कहता है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उनको क्या है इंडस्ट्रीज़ में रिसाइकिल करके उस वेस्ट को उसको हम सप्लीमेंट्री रिसोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ आप देखेंगे डस्टबिन जो हैं वो कलर उनको स्पेसिफाई कर दिया जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उसमें किस तरह का वेस्ट जो है वो कलेक्ट करना है और उनको कैसे उनसे अपने आप को सेफ रखना है। तो आप देखेंगे ब्लैक मेटल है, ग्रे, ठीक है, ब्लू में हम पेपर डाल रहे हैं, ग्रीन में हमारा ग्लास, ठीक है, प्लास्टिक का, फिर हमने ऑर्गेनिक वेस्ट, बैटरीज हैं, लाइट बल्ब्स हैं, ई वेस्ट हैं, डिफरेंट डस्टबिन्स के अंदर उनको कलेक्ट करते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है कहता है उसकी वो जो अथॉरिटी होती है उसको इंटीग्रेटेड प्लान बनाने होते हैं ताकि वो इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कर सके, और कहता है उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को, कि वो अपने स्टेट के अंदर क्या क्या कैसे कलेक्शन कर रहे हैं, कैसे ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, कैसे उनका डिस्पोजल कर रहे हैं। और कहता है जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं उनके लिए बहुत ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि वो एनुअल रिपोर्ट बनाएं अपने वेस्ट जनरेशन की, वेस्ट कितना जनरेट हुआ पूरे ईयर में, कितना उसमें से रिसाइकिल किया, किसको
रिकवर्ड, यानी कि को प्रोसेसिंग के द्वारा उससे नया प्रोडक्ट बनाया गया, फिर उसकी जो हमारा प्रोडक्ट बना उसकी यूटिलाइजेशन क्या करी गई, वेस्ट उसको एक्सपोर्ट कैसे किया गया, ठीक है, दोबारा यूज़ किया गया, फिर उसको लास्ट में डिस्पोज ऑफ कैसे किया गया। ये कहता है 30th डे ऑफ सितंबर एवरी ईयर जो है इसके ऊपर वो वर्क करते हैं। थैंक यू।